अच्छा ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी अपना काम देखना है। कल हम लोगों ने एक टॉपिक जो पढ़े जिसमें हमारे पास कौन से थे, सीएमडी के कमांड्स, यानी सीएमडी के थ्रू आप पूरा सिस्टम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपना लैपटॉप या अपना पीसी। इसके बाद क्या था, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होती है। इसके बाद हमने देखा जीएसएक्स क्या होता है, जो कि बेसिकली एक जावा से एचटीएमएल का मिलता जुलता एक सिंबल था। आज हम लोग उसी को आगे लेके चलेंगे, अपने अगले टॉपिक देखेंगे। लेकिन अगले टॉपिक देखने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट्स के अंदर हमारे पेजेस का नाम पेज और जेएस नहीं होता। डॉट जेएस की फाइल से क्या रिप्रेजेंट होता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल। ऐसा ही है ना, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल है। लेकिन हमारी तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल तो नहीं है, इसमें एचटीएमएल भी लिखी है, इसमें सीएसएस भी है। इसमें हमारे पास एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सब कुछ मिक्सचर लिखा हुआ है ना। तो ऐसी मिक्सचर का हमने कल क्या नाम रखा था, जीएसएक्स रखा था। तो हम लोग जो अपनी कोडिंग करेंगे यहाँ पे हम लोग उसका नाम डॉट जीएस के बजाय किस में रखेंगे, डॉट जीएसएक्स। इसकी वजह क्या है, देखिए जी मैंने जीएसएक्स के तो मेरे पास आइकन चेंज हो गया ना, रिएक्ट का आइकन है बेसिकली। हमारे पास ये रिएक्ट का आइकन है, ये देखिए। ये बेसिकली एटम जो होता है ना, एटम मेरे ख्याल में ऐसा होता था, वो मेटर और एटम्स वगैरह जो होते थे, तो एटम का आइकन है हमारे पास बेसिकली। तो यहाँ पे आ गए। अब मकसद मसला कोई नहीं है, आप डॉट जीएस रखें डॉट जीएसएक्स रखें, लेकिन मैं आपको बात करूं कि हमारे पास वैसे रखा है, इसमें रहता है। अगर आप कल को डॉट जीएसएक्स लिखें तो मसला ना हो। जो भी हमारे पास जावा से ये फाइल क्या करे, एक यूजर इंटरफेस का कोई ना कोई हिस्सा रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखा करते हैं, डॉट जीएसएक्स। अगर यहाँ पे हमारे पास लेट से ये सिर्फ जावा से एक लॉजिकल फाइल होती, लेट से ये मेरे पास एक डॉट फाइल है ओटीपी डॉट जीएस। अब ये फाइल क्या कर रही है, ये फाइल हमें जावास्क्रिप्ट के रैंडम नंबर्स की मदद से ओटीपीज क्रिएट करके देगी। यानी हमें बीच में जो ओटीपीज वगैरह कहते हैं जो मोबाइल में लोग भेजते हैं, वो एक लॉजिक है ना जावास्क्रिप्ट का, तो ये हमें वो क्रिएट करके देगी। तो ये इस फाइल का नाम आप डॉट जीएसएक्स नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जहां पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट का लॉजिक होगा तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे डॉट जीएस, और जहां पे होगा हमारे पास कंप्लीट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, उसके लिए हम लिखेंगे डॉट जीएसएक्स। अभी बात यहाँ पे ये क्या क्या लिखना लाजमी है, कोई मसला नहीं, आप लिखते हो लिखो, नहीं लिखते ना लिखो। लेकिन प्रैक्टिस, एक गुड प्रैक्टिस हमारे पास ये कि जो फाइल यूजर इंटरफेस का कोई ना कोई हिस्सा रिटर्न कर रही है उसको डॉट जीएसएक्स लिखना लाजमी है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया, ये जो कंपोनेंट्स है इसको भी क्या कर लूंगा, ग्रीटिंग डॉट जेएस से ग्रीटिंग डॉट जीएसएक्स, प्रोफाइल डॉट जेएस से प्रोफाइल डॉट जीएसएक्स में ये भी कर लूंगा। और कौन बचा, लेआउट डॉट जेएस, ये भी हमारे पास एचटीएमएल वगैरह लिखी हुई है ना, इसको भी मैं कर दूंगा डॉट जीएसएक्स। अच्छा, लेआउट की फाइल खुली है तो इस फाइल में आपको एक बात बोलूंगा कि अगर आपको ऐसा कोई एरर देखने को मिले ना, जिससे मेरे पास ये एरर आ रहा है, इंपोर्ट सर्वर ट्रेसेस या इस तरह के जो एरर्स वगैरह हमारे पास आते हैं, अगर आपको ये फाइल देखने को, ये एरर देखने को मिल रहा है ना, यहाँ यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलता है, ये वाला हाइड्रेशन एरर के नाम से। किसी को हाइड्रेशन एरर देखने को मिले? कल हमने कहा था हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का, जो मैंने कहा था, मतलब एक लिखा होता है कि यार ट्री का लिखा था कि हाइड्रेशन ट्री में मसला है, एक एरर है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। तो मसला ये कि आपके जो लेआउट की फाइल है ना, उस लेआउट की फाइल में ये कुछ जो चीजें लिखी है ना, ये जी इस जस्ट जस्ट सेंस लिखा हुआ है और जस्ट मोनो लिखा हुआ है, तो ये चीजें लिखी हैं उसको बस रिमूव कर दो। जस्ट देखो, जो जो चीजें मैं रिमूव करूँ ना, आप लोग यहाँ पे पहले देखो, जो ये लिखा हुआ है ना, ये इसको भी रिमूव कर लो, ये जो इम्पोर्ट हुआ हुआ है इसको भी रिमूव कर लो, और ये जो एचटीएमएल में ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, एचटीएमएल जो हमारे पास क्लास नेम वगैरह पूरी क्या लिखी हुई है, इस पूरे को भी रिमूव कर लो बस। यानी आपकी जो फाइल है हमारे पास लेआउट की कुछ ऐसी नजर आनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी टोटल लेआउट की फाइल ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद आपको जो एरर्स वगैरह हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ ये रह जाए बस, लेआउट डॉट जेएस की जो फाइल है लेआउट डॉट जेएस, उसकी फाइल में बस ये चीजें रह जाए। तो आपके पास सिर्फ यही चीज रह जानी चाहिए, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको जो एरर्स वगैरह हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। ये बेसिकली जरा ऑनलाइन वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, और अगर आपके नेट के इशू हो ना, तो उस वजह से हमारे पास ये एरर्स देखने को मिलता है कि यार वेबसाइट में कोई ना कोई मसला है। रुको मैं दिखा रहा हूँ, लो देखो, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, मैंने इसको माय फर्स्ट ऐप से माय फर्स्ट प्रोजेक्ट कर लिया। तो अब देखो हमारे पास जो टाइटल है ना, वेबसाइट का टाइटल जो ये है,
वो किस पे कन्वर्ट हो गया, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो टाइटल अगर आपने यहाँ पे चेंज किया तो हमारे पास टाइटल वहाँ पे रेल में चेंज हो जाएगा। तो बस आपकी लेआउट की फाइल कुछ ऐसी रह जानी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे, करो ना। इंस्टॉल की हुई नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस सबकी इंस्टॉल है ना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तो ये हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम लोग इससे आगे काम करेंगे। कल की जो टॉपिक्स देखे हैं आपका डॉट जेएसएक्स हमने देखे कि डॉट जेएसएक्स होना चाहिए, तो ये सारा कुछ आ गया। आज हम लोग अगले टॉपिक्स की तरफ देखेंगे, अगले टॉपिक्स को समझेंगे, लेकिन अगले टॉपिक से जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे कि यार नेक्स्ट जेएस में डिजाइनिंग कैसे होगी। डिजाइनिंग के लिए तो हमारे पास कौन इस्तेमाल होगा, सीएसएस ही होगी, लेकिन सीएसएस को कैसे चलाएंगे, क्योंकि अभी तक आपको कोई एचटीएमएल की फाइल नजर आई है, किसी फाइल के आगे डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है? जब डॉट एचटीएमएल ही नहीं है तो डिजाइनिंग जाके सर यानी अपनी सीएसएस की फाइल को लिंक कैसे करोगे, ये हमारे पास पूरी बातें बीच में है ही नहीं। तो अब मैं आप लोगों को डिजाइनिंग का तरीका बताता हूँ कि आपके पास नेक्स्ट जेएस में डिजाइनिंग कितने तरीके पे हो सकती है। सबसे पहला तरीका आपके पास ये है कि पहला तरीका कौन सा है, इनलाइन स्टाइलिंग। एलिमेंट के अंदर ही आगे स्टाइलिंग करो सारी की सारी। तो अभी जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए इन चीजों को क्या कहते हैं, जो ये मैंने इस्तेमाल किए हुए, और इसका मकसद क्या होता है, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स जो मैंने इस्तेमाल किया, तो ये क्यों होते हैं, एक एक्स्ट्रा कोड ऐड ना हो। और ये रिएक्ट फ्रेगमेंट्स बेसिकली कैसे काम करेगा, क्या वहां पे कुछ एम्प्टी नजर आएगा, इसकी तरह गेप एम्प्टी नजर आएगा, बल्कि बस सारे के सारे डायरेक्टली शो होंगे, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टैग वहां पे नहीं आता। तो अब मैंने यहाँ पे सीएसएस यानी एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करने हैं, तो अब तो मेरा डिफ लगाना लाजमी है ना, कि बिना उसके बगैर अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लूँ स्टाइल, तो ये तो मेरे पास काम ही नहीं करेगा। या मुझे कहता है कि भाई ये तो रिएक्ट फ्रेगमेंट्स है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ में कन्वर्ट करना लाजमी है, या किसी भी अपने एचटीएमएल के टैग में कन्वर्ट करना लाजमी, क्योंकि मैं एट्रीब्यूट्स दे रहा हूँ। तो मैंने लिखा डिफ, और डिफ देने के बाद मैं इसको कर लूंगा सिंपली, एक सेकेंड, डिफ देने के बाद लिखा मैंने कि यार मुझे क्या चाहिए, स्टाइल का एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू, हमने कौन सी करनी है, इनलाइन स्टाइलिंग। तो जावास्क्रिप्ट में हमने लिखा था, सॉरी एचटीएमएल में हमने लिखा था कि इनलाइन स्टाइलिंग के लिए बस इसके बाद आपने शुरू कर लेना है बैकग्राउंड कलर, ऐसे ही था ना हमारे पास। लेकिन ये नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस में हमारे पास डायरेक्टली काम नहीं करता, आपको यहाँ पे दो करली ब्रेसेस डालनी है। ये पीछे तक नजर आ रहा है, सारा क्लियर नजर आ रहा है पीछे तक। तो हमें यहाँ पे डबल करली ब्रेस डालनी है, पहले एक करली ब्रेस डालेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरी करली ब्रेस आ जाएगी। ये हमारी पहली करली ब्रेस है और उसके बाद हमारी दूसरी करली ब्रेसेस आ जाएंगी, ये हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। अब डालने के बाद अब हमारी यहाँ पे कोडिंग होगी। मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड प्लम। मैंने कह दिया यार जो बैकग्राउंड कलर है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, प्लम में कन्वर्ट कर दो। बैकग्राउंड कलर कॉलन प्लम, आके देखते हैं। तो देखो मेरे पास कलर प्लम हो गया। अच्छा बाय डिफॉल्ट ये स्पेसिंग हमें आगे क्यों मिली हुई है, ये जो है हमारे पास, ये देखो ये हमें ये क्या मिला है वैसे, ये मार्जिन है कि पैडिंग है, ये क्या है, ये इस डब्बे का मार्जिन है, और ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास पैडिंग है। तो ये हमें बाय क्यों मिली हुई है, बाय डिफॉल्ट हर एक वेबसाइट के ऊपर कुछ लगी होती है, तो हमें उसकी मदद से इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ता है, जीरो जीरो के ऊपर हम लोग करते हैं, मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो, ये सारा कुछ हम लोग करते होते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर बाद जब सीएसएस लिंक करेंगे तो हम अच्छी याद दिलाना, तब हम लोग ये चीज कर देंगे। या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ ना, क्यों ना मैं लेआउट की फाइल में बॉडी है ना, तो बॉडी में आकर लिख दूँ स्टाइल इज इक्वल टू कॉलन क्या था, मार्जिन जीरो कॉमा पैडिंग, पैडिंग जीरो। अब जाके देखते हैं, यहाँ से तो मार्जिन हमारा जीरो हो गया, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं हुआ। तो देखते हैं कि हमें ऊपर मार्जिन कहाँ से मिल रहा है।
ये H1 को कहीं से मिला हुआ है। खैर ये तो बॉडी हमारे पास ऐसे बॉडी पे लगे, हर एक एलिमेंट के पता नहीं लगा ना। हर एक एलिमेंट का अपने भी तो होता है ना मार्जिन पेडिंग, तो मुझे यूनिवर्सल एलिमेंट की मदद से, यूनिवर्सल टारगेट की मदद से ही करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ से भी कर लिया, अगर आप रिमूव करें तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये जो स्टाइलिंग देखी है हमारे पास किस टाइप की स्टाइलिंग थी, ये इनलाइन है। अब दूसरी भी है इनलाइन है, लेकिन ये जरा मुश्किल तरीके पे, मुश्किल नहीं सॉरी, ये जो हमने करंटली किया ना ये बड़ी मेसी है। मैंने काम कंप्लीट किया, लिखा कॉलर सॉरी कलर वाइट, वाइट ले कर लिया, कॉमा पैडिंग कर ली मैंने 10 पिक्सल, सॉरी इसको मुझे रैप करना पड़ेगा किसमें, कॉमा आप लोगों में से कॉल है किसी की, मार्जिन, मुझे मार्जिन नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे कितनी सी एस एस, 3 CSS की प्रॉपर्टीज लगा ली है, और कुछ लगाएं, एक बॉर्डर भी डाल देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, या 10 पिक्सल करते हैं, 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। तो मैंने ये CSS डाल दी। तो अभी देखो ये कोड जो है ना मेरा थोड़ा सा गंदा होने लग गया है कि यार इतना लंबा खाता बीच में डाल के एक पूरा कोड लिखा है HTML का। पहले हमने जावा से फिर हमने HTML लिखी, अब उसके हमने कुछ इस तरीके पे, तरीका थोड़ा सा गंदा हो गया। तरीका है स्टाइलिंग का, लेकिन थोड़ा सा देखिए सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो गए, मार्जिन ये हमारे पास बॉर्डर भी पड़ गया है, ये हमें मार्जिन भी मिल गया है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी वाइड हो गया, यानी सारा कुछ चल गया, लेकिन मसला क्या था, क्या तरीका थोड़ा गंदा है। तो एक हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग है और एक और किस्म की इनलाइन स्टाइलिंग है। दूसरी किस्म की इनलाइन स्टाइलिंग मुझे ये कहती है कि तुम यहाँ पे ना लिखो, यानी तुम अपने स्टाइल्स जो है ना यहाँ पे ना डिफाइन करो, तो बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दूंगा, या तुम यहाँ पे स्टाइल डिफाइन ना करो, बल्कि तुम आओ अपना सुकून से एक वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट माई स्टाइल, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, इज इक्वल्स टू, सेकंड मेरा जरा कीबोर्ड का इशू हो रहा है, इज इक्वल्स टू, इसके आगे आपने डालना है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस डालने के बाद इसके अंदर आपने अपनी CSS डिफाइन करनी, लाइक कैसे, बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉलन इज इक्वल नहीं आएगा, कॉलन आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, इज इक्वल्स टू ऑरेंज, कलर इज इक्वल्स टू सॉरी कलर कॉलन वाइट, एंड एट द एंड पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर लेंगे। तो ये कहता है कि तुम्हें अगर अपनी CSS लिखनी है तो तुम क्या करो, एक वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ। बेसिकली एक वेरिएबल बनाओगे जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट सेव होगा, ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज है उसकी की हमारे पास होगी CSS की प्रॉपर्टी, यानी CSS की जो हमारे पास आप जिस चीज को टारगेट करना चाह रहे हो अब यहाँ पे वो लिखोगे। और अगला हमारे पास उसकी वैल्यू कि जो वेबसाइट है उसका बैकग्राउंड कलर किस पे होना चाहिए, हमने क्या ऑरेंज होना चाहिए, कलर व्हाइट होना चाहिए, और ये चीज हमारे पास ऐसे होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अब आकर लिखता हूँ तो मेरे पास कोई चेंजेस सुनी हुई, तो हमारे पास काम ही नहीं किया क्योंकि हमने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपने लिख के रख लिया है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये इस चीज़ को ही कहता है कि भाई तुम आओ पूरी की पूरी CSS लिखो, और पूरी की पूरी CSS लिखने के बाद फिर तुम यहाँ पे आके पूरी फाइल में एक CSS लिखो। CSS लिखने के बाद तुम्हें जहाँ पे जरूरत है उसको यहाँ पे कॉल कर लो। तो मैं सिंपली लिखाऊंगा, मैं लिखूंगा स्टाइल इज इक्वल्स टू, क्या नाम था मेरे वेरिएबल का, माई स्टाइल। अब मैंने सेव कर दिया, तो आगे देखो इम्प्लीमेंट हो गई है ना हमारे पास। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप सारी CSS यहाँ पे लिखो इनलाइन स्टाइलिंग में, और दूसरा इनलाइन स्टाइलिंग तरीका है कि आप अलग से सेपरेट वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर सारा कुछ करो। ठीक है, ये दो तरीके हमारे पास। क्लियर हो गया स्टाइलिंग का। अच्छा ये जो स्टाइलिंग है ना इसको मैंने अभी डबल करली ब्रेस नहीं डाली, अब सिंगल है।
अगर तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तब डबल होगी, और जब आप नीचे डिफाइन करके यहाँ पे वेरिएबल कॉल करेंगे तो इस केस में आपकी क्या होगी, सिंगल होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास डिजाइनिंग करने का कौन सा तरीका था, इनलाइन। अब अगला तरीका हमारे पास कौन सा आएगा, एक्सटर्नल। कि एक्सटर्नली आप कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं। मैं एक्सटर्नल तरीके की तरफ अब आता हूँ। मैं यहाँ पे CSS को हटा रहा हूँ, आना है अपनी CSS की फाइल में। यहाँ पे मैंने रख दी कि चलो यार मैंने CSS लिखनी है। अच्छा, CSS मेरी कौन सी थी, सबसे पहले मैंने क्या करना था, मार्जिन 0, सही है, ये आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार जो डिव है ना, उसके जो जो बॉडी है, चलो सॉरी, जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो। कौन सा करें, पर्पल करते हैं। और टेक्स्ट कलर कर दो वाइट, बस इतना ही करो। और इसको पैडिंग दे दो 40 पिक्सल की, बल्कि छोड़ो 40 पिक्सल क्यों, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे। बस मैंने ये CSS लिखी है। यार सबसे पहले तो सबका मार्जिन 0 कर लो, सबकी पैडिंग 0 कर लो। इसके बाद मैंने कहा कि यार जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है उसको पर्पल कर लो, कलर को व्हाइट कर लो, और टेक्स्ट अलाइन हमारे पास सेंटर कर लो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा मैं आता हूँ, इस वाले को मैं पहले बंद कर लूंगा ना, क्योंकि अभी तक ये वाले हमारे पास चल रहे हैं। इस वाले को मैं बंद करता हूँ। यहाँ से हटाता हूँ। अब देखो मेरे पास कुछ नहीं चल रहा ना, आपके पास चल रहा है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं चल रहा। वजह क्या है ना चलने की, देखिए मैंने CSS बनाई है ना, लेकिन मेरी CSS लिंक नहीं है। ये यहाँ पे लिंक करने का तरीका हमारे पास वो लिंक का टैग वाला नहीं है कि आपने लिंक का टैग बनाया, ये तरीके हमारे पास यहाँ पे नहीं आएंगे। इस जगह हमारे पास एक और तरीका है लिंकिंग का। अभी आपने कल देखा कि आपने अगर दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना तो आप क्या इस्तेमाल करते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस्तेमाल करते थे ना। यहाँ पे भी हमारे पास वही इस्तेमाल होगा। मैं आऊंगा, आपने देखें कि आप CSS की फाइल को कहाँ लिंक करें, तो मेरे पास पूरी की पूरी वेबसाइट किसके जरिए से प्रिंट होती है, इस लेआउट की मदद से ना। तो मैं इस लेआउट में CSS की फाइल लगा दूंगा कि जब हमारे पास कोई HTML यहाँ से गुजरे ना, तो उसके ऊपर ये CSS अप्लाई होती है साथ साथ। तो इम्पोर्ट, अच्छा अब बात यहाँ पे सोचने की है कि अभी तक जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपने देखी है वो क्या थी, इम्पोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम दिस, इम्पोर्ट ग्रीटिंग फ्रॉम दिस। यानी आप पहले टारगेट बताते हो फिर एरिया बता दो कि कहाँ से लाना है, किस चीज को कहाँ से लाना है। इस केस में तो आप टारगेट नहीं बता सकते ना कि किसको लाना है, सब कुछ नहीं लाना है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि बॉडी को लेके आओ या फिर यूनिवर्सल को उठाकर, ऐसा तो नहीं कह सकते ना सबको लाना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपने कुछ फ्रॉम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। आपने इम्पोर्ट डॉट स्लैश अपनी CSS की फाइल का नाम। अब देखो मेरे पास लेआउट से CSS की फाइल कितनी दूर है, एक ही स्टेप पीछे ना। तो मेरे एक स्टेप पीछे के लिए डॉट और पीछे के लिए स्लैश ग्लोबल डॉट CSS, बस ये हमारी CSS की फाइल लिंक हो गई है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास अब जो है वो चलने लग गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल CSS की लिंकिंग का तरीका था। अच्छा, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, याद रखिएगा कि हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं होती है। जो CSS है ना, इसमें आपको एक्सपोर्ट नहीं लगाना होता, बट डायरेक्टली इसको आपको क्या करना है, इम्पोर्ट है। इसमें एक्सपोर्ट का कैसे नहीं है, CSS की केस में सिर्फ इम्पोर्ट है, ठीक है जी। हाँ डायरेक्टली हमने पूरी की पूरी फाइल को यहाँ पे लिंक कर दी है। मैंने कहा इस फाइल में जो कुछ भी है बस सारा कुछ यहाँ पे लिंक कर लो। अब इससे परमिशन लेने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे ये चीज ले लूंगा, नहीं, क्योंकि देखो ये कोई वेरिएबल तो नहीं है ना हमारे पास, कोई जावास्क्रिप्ट तो नहीं, लेकिन एक डिजाइनिंग है ना, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जब भी पूरी वेबसाइट पे काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। कौन सा था, ये लेआउट वाली फाइल थी हमारे पास। जी बिल्कुल, ये कोई कंपोनेंट है ही तो नहीं ना, CSS है हमारे पास, CSS कोई कंपोनेंट तो नहीं है ना, डिजाइनिंग है।
तो उन्होंने इसका प्रोसेस ये रखा है कि यार अगर तुम्हें सीएसएस की फाइल लिंक करनी है तो बस सिंपली तुम उसका आगे इंपोर्ट लिख दो, क्योंकि उसमें से हम कुछ मंगवा तो नहीं सकते ना। आप क्या करोगे कि यार इंपोर्ट, आप ये तो नहीं कर सकते ना कि लेट से इंपोर्ट बॉडी फ्रॉम, ये तो आप नहीं कर सकते हो ना। ना ही आप ये कर लिख सकते हो कि इंपोर्ट डिव फ्रॉम दिस या सीएसएस की फाइल, तो एक एक चीज तो आप नहीं लिंक कर सकते हो ना। तो इस केस में नेक्स्ट जेएस वालों ने हमारे पास क्या किया है, उन्होंने क्या बस पूरी की पूरी सीएसएस की फाइल उठाओ और उसे ही लिंक कर दो, बस किसा खत्म करो अपना। अब वो कहते हैं बाकी काम हमारे हैंडल करना है कि हम तुम्हारी पूरी की पूरी सीएसएस की फाइल में जो स्टाइलिंग लिखी है वो इन सब के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा देंगे। हमारे पास हुआ भी ऐसी है, ठीक है। तो ये हम समझ आइए इसकी, ये हमारे पास तरीका था किस चीज का, सीएसएस का, कि आप नेक्स्ट जेएस में किस तरह सीएसएस लिख सकते हैं। एक इनलाइन स्टाइलिंग थी और एक हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइलिंग थी। इसमें इंटरनल स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इनलाइन ही है, क्योंकि देखो एट द एंड हमारे पास इनलाइन इस्तेमाल होता ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्टाइल के एट्रीब्यूट में लिखा है ना, तो हमारे पास इनलाइन था वो भी। हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये जो हमने कल एक्सपोर्ट लगाया है, तो क्या आपके जहन में क्या लगता है कि यार क्या इसकी मदद से सिर्फ फंक्शन ही एक्सपोर्ट हो सकते हैं या कुछ भी एक्सपोर्ट हो सकता है। हमने जो फंक्शन का एक्सपोर्ट लगाया इसको एक्सेसिबल बनाया था हर जगह के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमने पढ़ा है। तो क्या इसकी मदद से सिर्फ फंक्शन ही एक्सपोर्ट हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है। हमने फंक्शन लिखा ना, फंक्शन हमें फंक्शन कंपोनेंट हम एक ही कैटेगराइज में कर रहे हैं। मुझे अब ये बताएं कि इसमें और क्या क्या हमारे पास हो सकता है, अंदाजा आप भी। हमारे पास इसमें हर चीज आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हर चीज इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर इसका मैं तरीका बताऊं ना, इसका क्या तरीका है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ फिलहाल के लिए। मेरे पास कंपोनेंट कौन से, ग्रेटिंग वाला है ना, ग्रेटिंग। तो मैंने ये डिजाइनिंग लिखी हुई है, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मैं इसके शुरू में आकर लिख लूंगा सिंपली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माई स्टाइल, यानी इस वेरिएबल को हर जगह पे एक्सेसिबल बना लो। अब ये स्टाइल, ये एक्सपोर्ट हमारे पास कौन सी हुई है, हाँ, नेम्ड एक्सपोर्ट हमारे पास हुई है। ये हमारे पास नेम्ड एक्सपोर्ट है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास कहाँ पे है, ग्रीटिंग की फाइल में है। और ग्रीटिंग की फाइल में मैंने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट, अच्छा ये तो ऑलरेडी हुआ है। ग्रीटिंग की फाइल में मैंने इसको इस अहमद वाला जो है, हेलो हेलो माय नेम इज अहमद, मैं इसको इस चीज में प्रिंट कराना चाहता हूँ। ये वाला जो है यहाँ की स्टाइलिंग में ऐसी करवाना चाहता हूँ। तो मुझे पहला ये है कि हमने वहां से एक्सपोर्ट कर लिया वेरिएबल को, सिंपली आगे एक्सपोर्ट लिखा। और इम्पोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसके आगे लिख लेंगे इम्पोर्ट, क्या चीजें भेजी हमने, तो ऐसे लिख लूंगा ना, माई स्टाइल, क्या करेंगे, करली ब्रेसिस में आपका करना लाजमी है, माई स्टाइल। अच्छा, अगर आप लोग इंटर करते हैं ना और आप लोगों को ये फॉर्मेट मिलता है ना एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट करते वक्त, तो कोई मसला नहीं है। खैर इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये आपको मैं समझाऊंगा, ये मसला नहीं है, ये हमारे लिए आसानी है। आसानी किसने, वो डॉट डॉट स्लैश से हमारी ये जान छुड़वाता है। लेकिन फिलहाल हमने इस चीज़ को नहीं पढ़ा तो मैं बर्डनाइज नहीं करूंगा, हम पुराने तरीके पे जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि ग्रिडिंग जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर। और ये जो हमारे पास एक्सपोर्ट हुई है ये कहाँ से हुई है, पेज से, यानी ऐप से हुई है। तो हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखना है, सबसे पहले कहेंगे कि यार कंपोनेंट्स तुम निकलो कहाँ से, अपने फाइल में से, अपने फोल्डर में से, यानी दो स्टेप पीछे की तरफ जाना है। उसके लिए क्या सिंटेक्स होगा, डबल डॉट स्लैश, उसके बाद किस में आएंगे, देन ऐप में जाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, स्लैश, और हमें फाइल मिल गई ये। अच्छा आपने फाइल क्या डॉट जी एस एक्स या डॉट जी एस नहीं लगाना, बस सिंपली आपने पेज लिख लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बारी किस क्या दी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, इसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो अगेन हमें यहाँ पे इसका टैग का कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं चलेगा ना। मैं इसको लेट से इसको हेडर का नाम देता हूँ, ये हेडर है। और हेडर याद है ना, हमने उसमें देखा था ना HTML में सेमेंटिक मार्कअप्स में, कि अगर कुछ जो मार्कअप्स इस तरह होते हैं जो कि एसईओ में काफी ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, कौन कौन से थे, हेडर, साइड बार, असाइड, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, ये सारे हमारे पास थे। अच्छा हेडर स्टाइल इज इक्वल्स टू, सॉरी, स्टाइल इज इक्वल्स टू माई स्टाइल। तो ये माई स्टाइल का वेरिएबल किस में बना हुआ है, पेज में ना, और इस्तेमाल किस में हो रहा है, ग्रेडिंग में। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, ये ग्रेडिंग वन मैंने वहां पे 3 दफा कॉल किया इस वजह से आया। देखो ग्रेडिंग वन जो है ना, ये देखो मैंने 3 दफा कॉल किया, इसको मैं हटाता हूँ।
सॉरी, अब देखो हमारे पास सिंगल सिंगल आ गया, ये हमारे पास सिंपली चल गया। तो आप चाहें तो ये जो डिजाइनिंग वगैरह है ना, इसको भी एक्सपोर्ट वगैरह करके इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, ये भी हमारे पास एक्सेसिबल है। तो ये तो हमारे पास थोड़ा बहुत छोटा सा काम था। अब हम लोग आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि आज हम लोग क्या करेंगे। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले हम लोग मसलों को समझेंगे कि मसले हमारे पास क्या क्या होते हैं। और इसको तो थोड़ी देर बंद करते हैं। व्हाइट बोर्ड, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, जो कि हमने डिस्कस करना है, वो हमारा क्या है, प्रॉप्स। प्रॉप्स बेसिकली होते क्या है, कि ये लफ्ज हम जो पढ़ रहे हैं, ये लफ्ज है क्या, इस पूरे का कॉन्टेक्ट हम लोग समझेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है। बेसिकली आप मुझे खुद ही बताओ कि अब हमारी वेबसाइट क्या हो गई है, हिस्से हिस्से। ये मेरी एक वेबसाइट है, इसका हेडर एक अलग जगह पे चला गया है, साइड बार कंटेंट जो है एक अलग फाइल में बना हुआ है, फुटर का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो अलग फाइल है, और मेन कंटेंट एक अलग फाइल में बना हुआ है। बेसिकली मेरे पास कुछ ऐसे हुआ, ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है, और ये मेन जो है यानी जो दरमियाना वेबसाइट है, ये एक अलग कंपोनेंट है। तो मेरे पास टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए, दो, तीन, चार। मेरे पास चार कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली वेबसाइट हिस्से हिस्सों में कन्वर्ट हुई है, तो चार कंपोनेंट्स हैं। अभी तक तो मजा आ रहा है कि यार चलो वेबसाइट आसान होगी कोडिंग करने में, लेकिन अभी नए मसले शुरू हो जाएंगे। मसला है कि यार अगर कोई केस आ जाए जिसमें डेटा हमारे पास इस कंपोनेंट को भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, यानी सेम डेटा तीन जगह पे आपको चाहिए। आपको डेटा बेस से मेरा नाम चाहिए। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि हमारी अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में देखें, इस वेबसाइट में हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, ये साइड बार पहला कंपोनेंट है। ये हमारे पास जो नाम लिखा है वेलकम बैक मोहम्मद, एक ये कंपोनेंट है। और एक हमारे पास ये जो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर क्या शो हो रही है, ये वाली MM मुगीस जावेद, बेसिकली मोहम्मद मुगीस लिखा हुआ है। तो मेरा नाम कितनी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तीन जगह पे। ये एक अलग कंपोनेंट है साइड बार, ये वेबसाइट का एक अलग कंपोनेंट है होम पेज, और ये हमारे पास एक अलग कंपोनेंट है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सेम पेज के ऊपर तीन जगह से यानी सेम डेटा, पेज कितना है, ये वेबसाइट का एक पेज है ना, सिंगल पेज पे मुझे तीन दफा डेटा मांगना पड़ा डेटा बेस से, क्यों, क्योंकि हर चीज अलग कंपोनेंट में है, अलग कंपोनेंट में सब कुछ पड़ा हुआ है ना। अगर मुझे नाम चाहिए तो मैं इसके लिए भी इस फाइल में भी डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे नाम दो। अगर नाम चाहिए तो मुझे इस कंपोनेंट में भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और इसमें भी करनी पड़ेगी, नेव बार में भी करनी पड़ेगी। बेसिकली सेम डेटा के लिए मुझे तीन फाइल्स में आके डेटाबेस से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे डेटा दो। अब ये क्या हुआ, तीन दफा डेटा फेचिंग लगाई है एक फाइल के अंदर, यानी एक पेज के अंदर ही तीन दफा हमने लगाई है, सेम चीज के लिए हमने तीन दफा लगाई है डिफरेंट फाइल से। अब डेटाबेस पे रिक्वेस्ट होती है, ये तो नहीं कि हवा में डेटाबेस चल जाएगी। बेसिकली लोड होता है, टाइम लगता है, हमारे पास काफी टाइम ऊपर लगता है, इंटरनेट भी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट लेट से इधर डेटा लोड होने में 3 सेकंड लगे हैं, तो 3 सेकंड में हमारे पास साइड बार वाला नाम आया है, 3 सेकंड में ये वाला है, और 3 सेकंड में ये वाला है, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 2 सेकंड। जबकि डेटा बिल्कुल सेम था, नाम ही चाहिए था ना मुझे। यहाँ पे भी नाम आया है, यहाँ पे भी नाम आया है, और यहाँ पे भी नाम आया है। मैंने जरा फॉर्मेट चेंज किया, यहाँ पे मैंने पूरा नाम दिखाया है, यहाँ पे मैंने नाम का सिर्फ इनिशियल बताया, और यहाँ पे से मैंने नामों के पहले पहले वर्ड्स दिखाए हैं। तो मैंने फॉर्मेट चेंज किया, आया तो मेरे पास नाम ही है, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन अब मुझे ये बताएं आप कि क्या ये तरीका सही है कि सेम डेटा के लिए एक पेज के अंदर मैंने तीन डिफरेंट फाइल पे रिक्वेस्ट की हुई है। यानी इधर से भी मैंने कहा यार, इसको भी बोला कि जाके डेटाबेस से डेटा मांगो, इसको भी बोला कि मांगो, और इसको भी मैंने बोला कि मांगो, और ये तीनों के तीनों मेरे पास क्या है, एक ही पेज में पड़े हुए हैं। यानी वेबसाइट का सिंपली एक ही पेज है, सेम डेटा के लिए तीन डिफरेंट जगह से मैंने रिक्वेस्ट की है। 3 सेकंड इसको लगे हैं, 3 सेकंड इसको लगे, 3 सेकंड इसको, टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, टोटल टाइम हमारा हो गया 9 सेकंड्स। तो वेबसाइट क्या हो गई है, लोड स्लो हो गई है हमारी अच्छी खासी। तो इसका कोई हल निकलना चाहिए। हल ये निकलना चाहिए, डेटा सेम है तो तीनों को ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीनों को डायरेक्टली प्रोवाइड कर लें, यानी किसी एक जगह पे डेटा फेच करें और इन तीनों को आगे प्रोवाइड कर लें कि भैया तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। यानी डेटा फेचिंग का लॉजिक इनसे हटा दूं और एक और जगह पे रख दूं, वो जगह ऐसी हो जहाँ पे ये तीनों की तीनों एक्सेसिबल हो, ये तीनों की तीनों एक जगह पे जाके मिलें। हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां भी तीनों के तीनों मिलेंगे, और मिलेंगे कैसे, रेंडर होने के लिए। लेट से ये जो साइड बार है हमारे पास, ये हेडर है और ये कंटेंट है, तो इन तीनों को एक जगह पे मिलना पड़ेगा ना। वेबसाइट का अगर पेज बना तो मिलना पड़ेगा ना कहीं पे। और ये मेरे केस में कहाँ पे मिल रहे हैं, होम के, जो मेरा एक पेज है होम का, इसके ऊपर आके मिल रहे हैं ना।
तीनों के तीनों मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट कॉल होंगे। अब मेरी जहानत या मेरे लेट से जो मुझे लॉजिक कहता है, लॉजिक मुझे कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम होम की फाइल में डेटा को फेच करो। यानी डेटा कहाँ पे फेच होगा? अब होम की फाइल में। और होम की फाइल में फेच करने के बाद तुम इन तीनों को सिर्फ वहां से डेटा सेंड कर दो। इन तीनों को तुम डेटा रिसीव, डेटा तुम फेच किस में करोगे? होम में। और ये तीनों जो है उस डेटा को सिर्फ रिसीव करेंगे। तुमने फेच करना एक ही जगह पे नहीं, डेटाबेस का लॉजिक एक जगह पे लगेगा। डेटा आ जाएगा तो डेटा आने के बाद तुमने इन तीनों को डेटा प्रोवाइड कर लेने के लिए, तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा। ठीक है, हमारे पास बेसिकली ये कुछ ऐसा लॉजिक बनता है। इस लॉजिक को हमारे पास जो प्रोग्रामिंग में या रिएक्ट के केस में कहते हैं, इसका क्या नाम है हमारे पास? प्रॉप्स की। यार ये हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स सेंड करें। जब पेरेंट से डेटा चाइल्ड में जाता है तो उस चीज को हमारे पास क्या कहा जाएगा? प्रॉप्स है। बेसिकली प्रॉप्स, इसकी अगर हम लोग फुल फॉर्म करें तो उसकी फुल फॉर्म है हमारे पास प्रॉपर्टीज। की फुल फॉर्म हमारे पास प्रॉपर्टीज है। प्रॉप्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास बेसिकली इसकी फुल फॉर्म वगैरह आ जाती है। तो हम लोग आज इसी को समझेंगे कि यार ये आप किस तरीके पे कर सकते हैं कि आप डेटा एक जगह पे कॉल करें और आप सेंड करना चाहो तो डिफरेंट जगह पे आप उसको इजीली सेंड कर पाएं। ये सारा कुछ हम लोग आज समझेंगे कि प्रॉप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास का थोड़ा बहुत लॉजिकल यानी थ्योरेटिकल पार्ट था कि थ्योरी में हमारे पास चीज कैसे एक्सप्लेन की जाएगी। बेसिकली मसला हमारे पास क्या था। अब देखो कि एक टाइम पे डेटा फेच करने का, यानी एक जगह पे डेटा फेच करने का कितना टाइम लगता था? 3 सेकंड। पहले 3 जगह पे मैंने फेच किया तो कितना टाइम लगा? 9 सेकंड। अब मैं कितनी जगह पे फेच कर रहा हूँ? अब कितना टाइम लगेगा टोटल? मतलब अब हमारे पास मल्टीपल जगह के बजाय सिर्फ एक ही जगह पे होगा और हमारा ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। होगा क्या? मैं डेटा को इस होम वाले पेज के अंदर फेच करूंगा, यानी अपने पास मंगवाऊंगा, और मंगवाने के बाद इस होम के पेज में उसको सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद मैं इसको भी दे दूंगा, इसको भी दे दूंगा और इसको भी दे दूंगा। और इसके अलावा जहां जहां पे और जरूरत होगी मैं उनको भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट बनाना है। हम लोग आज प्रॉप्स को समझेंगे कि प्रॉप्स होता क्या है। देखो इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, पहले से मैं एक बात क्लियर कर लेता हूँ कि ये हम लोग प्रोग्रामिंग किस में कर रहे हैं? ये क्या है? फंक्शन है ना। फंक्शन में हमारे पास डेटा प्रोवाइड करने के लिए दो चीजें थी ना। डेटा जब हमने फंक्शन देखा था तो फंक्शन में हमारे पास क्या था? एक आर्ग्यूमेंट थे हमारे पास और एक हमारे पास पैराम्स में थे। दो यानी पैरामीटर्स और हमारे पास आर्ग्यूमेंट थे। आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं? फंक्शन। लेट से मेरे पास ये एक फंक्शन है ना, ये मेरा एक फंक्शन है, मेरा एक फंक्शन है, ये एफ फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, इसका नाम है ए। फंक्शन मेरा ए है और ये मैंने इसको बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया हुआ है। अब मुझे बताओ आर्ग्यूमेंट्स की जगह कौन सी और पैरामीटर्स की जगह कौन सी है? ये वाला। ये क्या है? ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आ गए हैं और ये एरिया हमारे पास क्या है? पैराम्स आ गए हैं। तो हमें सेम तरीका यहाँ भी लगाना है। ये जो हमने कंपोनेंट की तरीके पे लिखा हुआ है ये बेसिकली एट द एंड क्या है? एक फंक्शन ही तो है ना। पीछे फंक्शंस ही बने, ग्रेडिंग में देखो फंक्शंस ही बने हुए ना। तो आपको तो ये तरीका पता है कि फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट में डेटा दिया जाता है और पैरामीटर में रिसीव किया जाता है। ये बात तो आपको पता है। कुछ ऐसा फॉर्मेट था ना आप लोगों के पास। क्या मसला है इसके साथ? फंक्शन में डेटा आपने यहाँ पे लिखा, लेट से हेलो, ये मेरे फंक्शन का नाम है। अब इस फंक्शन को मुझे डेटा प्रोवाइड करना है। लेट से मैं कहता हूँ यहाँ पे हेलो। अब इस फंक्शन को डेटा प्रोवाइड करने के लिए मैं ये जगह इस्तेमाल करूंगा ना। हमारे पास ये जगह थी ना, आपको अगर याद हो, आर्ग्यूमेंट्स जगह थी ना जहाँ से हम लोग डेटा सेंड किया करते थे। मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया ये अपना नाम कि मुगीस को हेलो बोलो। और जो मैंने ये मुगीस सेंड किया मुझे कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे पैरामीटर्स में देखने को मिल जाएगा ना। डेटा यहीं पे रिसीव होता है ना। आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, लिख दिया मैंने कि नेम है। इस्तेमाल करने के लिए सिंपली कंसोल डॉट लॉग नेम। तो ये फंक्शन को डेटा मिल गया ना। आपने आर्ग्यूमेंट्स में सेंड किया और पैरामीटर्स में रिसीव करके इस्तेमाल कर लिए। ये तरीका था। अब टोटली ये लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। अगर मैं आपको दिखा दूं तो हमारे पास देखो कि ये देखो मेरे पास सिंपली प्रिंट हो गया, ये हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
अब सेम लॉजिक में किस में अप्लाई करूंगा, प्रॉप्स के केस में भी करूंगा। हमारे पास कंपोनेंट कॉल करते हुए मैं डेटा प्रोवाइड करूंगा और रिसीव कदर करूंगा उसके पैरामीटर्स में जाके। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन कॉल होने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है ना, कुछ ये तो एक कंपोनेंट बनाना, ये कैसे रिसीव करेगा। तो आपको अगर मैं प्रॉप्स की बात करूं तो प्रॉप्स सेंड करने के लिए आपको अपने कंपोनेंट का जो कॉलिंग एरिया है ना, बेसिकली जहां पे अपने अपने कंपोनेंट कॉल किए, इसके टैग के अंदर आना है और एक एट्रीब्यूट बनाना है। अभी तक आपको अगर हम लोग टैग के अंदर कुछ लिखते हैं तो एट्रीब्यूट होते हैं ना, अगर टैग की ओपनिंग टैग के अंदर हम लोग कुछ लिखे तो एट्रीब्यूट काउंट होते हैं ना। जैसे हमारे पास ये था, आईडी थी, स्टाइल थे, सारे एट्रीब्यूट्स है ना। इसी तरीके पे आपने एक कस्टम अपनी मर्जी का एट्रीब्यूट बनाना है किसी भी नाम से। तो मैं लिखना चाहता हूँ लेट्स से माई नेम के नाम से, कि मेरा नाम मैं सेंड कर रहा हूँ। और वैल्यू देने के लिए एक एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इक्वल का सिंबल, और उसके बाद आगे उसकी वैल्यू लिख देते थे। नहीं, इसके कीबोर्ड में इशू हुआ हुआ है, कोई पानी शानी गया था। अब मसला है कि उस दिन गया भी था गुलहाजी प्लाजा, लेकिन वहां पे मिल नहीं रहा है इसका। हम्म, पानी गया हुआ है, पानी गया अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। मैंने फंक्शन को डेटा पास कर लिया। ये हमारे पास फंक्शन क्या है, बेसिकली कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट कॉल हो रहा है ना। तो कंपोनेंट कॉलिंग के वक्त आपने सिंपली इसको डेटा पास करना है, एक एट्रीब्यूट कस्टम अपनी मर्जी का बनाना है और उसको वैल्यू असाइन कर लेनी है। अब बारी आती है रिसीविंग के लिए। तो रिसीविंग के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ता है, ये अपने फंक्शन जहाँ पे आपने बनाया हुआ है वहां पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आके डायरेक्टली लिख सकता हूँ लेट्स से माय नेम, लेकिन कुछ रूल्स है आपके लिए। अगर इतना काम हो रहा है या रिएक्ट ने आपको ये समझे क्या डेटा फ्लो भी कराना है, पहले तो वेबसाइट को हिस्सों में कन्वर्ट किया, फिर उनकी भी डेटा फ्लो करवाया, ये बेसिकली डेटा फ्लो हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो रहा है। तो रिएक्ट ने आपके लिए कुछ रूल्स भी बनाए कि यार जो तुम डेटा यहाँ से सेंड करोगे ना, डेटा हमने सेंड किया है, उसको किस नाम से रिसीव करोगे, रिसीव करने का रूल है। तुम्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स। ये तुम्हारा लिखना फर्ज है, अगर तुमने ये नहीं लिखा तुम्हें डेटा नहीं मिलेगा, यानी ये तुम्हारा लिखना फर्ज है। अब मैं अगर आगे लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स को। मैंने फंक्शन डेटा किसको दिया था, ग्रीटिंग को दिया ना। ग्रीटिंग को मैंने प्रॉप प्रोवाइड की है और ग्रीटिंग में आके मैंने उसे प्रॉप्स के नाम से रिसीव किए। ये प्रॉप्स का नाम रूल है कि अगर तुमने कोई भी डेटा पास किया तो उसे रिसीव करेंगे, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स का कीवर्ड लिखना लाजमी है। देन मैंने कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स किया है। आगे देखते हैं, आउटपुट तो मेरा आ रहा होगा ना। रिफ्रेश किया, आउटपुट देखो, एक ऑब्जेक्ट आया, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, रीडिंग डॉट जीएसएक्स की लाइन नंबर 5 से आए बाय नेम मुगीस। यानी डेटा हमारे पास सेव हो गया, लेकिन किस फॉर्मेट में सेव हुआ है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। अब ये क्यों का है, बेसिकली आपका जितना भी आप डेटा यहाँ से पास करें, आप मल्टीपल डेटा भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर सकता हूँ फादर नेम, जावेद आ गया हमारे पास। मैंने कितने प्रॉप्स पास कर लिए, माय नेम एंड फादर नेम, दो गए ना। अब अगला कहेगा कि यार तुमने तो दो पास है, तो मैं रिसीव करने के लिए यहाँ पे कॉमा भी डाल के दूसरा भी लिखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, आपने बस एक ही दफा लिखना है प्रॉप्स। जितना भी डेटा है सारा का सारा इसी में एज ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा। तो अब आके देखो, माय नेम भी आ गया और फादर नेम भी आ गया। तो रिसीव करते हुए आप मल्टीपल सेंड कर सकते हो, सॉरी डेटा सेंड करते आप मल्टीपल बीच में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन रिसीव करते हुए आपने सिर्फ एक ही कीवर्ड इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे पास प्रॉप्स। पूरा का पूरा डाटा एज ऑब्जेक्ट इसमें सेव हो जाएगा। अगर लेट से मुझे यहाँ पे फादर नेम प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट फादर नेम कर लेंगे। अब देखो हमारे पास खाली फादर नेम यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है तो मैं प्रॉप्स डॉट माई नेम कर लूंगा, मेरे पास मेरा नाम प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास क्या कहते हैं, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, कि एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में कैसे जाएगा। ये हमारे पास का लॉजिक है। इसके ऊपर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, आपने अच्छा खासा इस्तेमाल करना है आगे जाके, क्योंकि डेटा फ्लो हमारे पास यही है, इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। एक और रास्ता है, लेकिन वो बिल्कुल एंड में हम लोग समझेंगे, काफी मजे की चीज है वो, तो आपको जरा ज्यादा अच्छी लगेगी वो चीज, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लोग देखेंगे। अभी हमारे पास कौन सा रास्ता है, प्रॉप्स का। अगर एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में जाएगा तो हमारे पास प्रॉप्स आएंगे। अब बात यहां पे ये है कि इसको मैंने यहां से ही क्यों सेंड किया है।
माई नेम एंड फादर नेम लिखा है, तो उसको तो मैं सिर्फ उस फाइल में ही मंगवा सकता था ना। तो प्रॉप्स का मैंने असल मकसद क्यों बता दिया कि असल मकसद प्रॉप्स का क्या है, हम कब इस्तेमाल करते होते हैं, जब सेम डेटा मल्टीपल कंपोनेंट्स में चाहिए होता है और कोई ना कोई पेरेंट उनका रेंडर कराने का होता है। तो जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा, अगर यहाँ पे भी चाहिए होगा ना, यहाँ पे भी चाहिए होगा, तो उस केस में मैं ये वाला तरीका अपनाऊंगा। लेकिन अगर डेटा सिर्फ एक ही फाइल को चाहिए तो तब तो मसला नहीं, तुम उसी में फेच करो, किस्सा खत्म करो। लेकिन जब सेम डेटा मल्टीपल जगह पे चाहिए होगा, तब तुम उसके पेरेंट के पास जाओगे और उसके पेरेंट में डेटा फेच करके आगे से इस्तेमाल करोगे। इसका मैं थोड़ा बहुत एक प्रैक्टिकल वगैरह भी दिखाऊंगा ताकि आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रॉप्स का लॉजिक समझ आया कि प्रॉप्स बने क्यों है, डेटा को एक जगह से डेटा फ्लो कराने के लिए। अब इसके मैं कुछ रूल्स आपको बता दूं कि प्रॉप्स के रूल्स क्या होते हैं। प्रॉप्स के रूल्स ये हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ एक हिसाब से दो चीजें पास कर सकते हो। पहला ये कि आप सिर्फ स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जो कि हमने अभी की है। पहला क्या है कि सिर्फ स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरा ये है कि आप उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, जो कि हम लोग अभी करेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे आएगा। ये प्रॉप्स के फ्लो का तरीका है। दूसरा हमारे पास क्या है कि प्रॉप्स काम कैसे करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास यूनि डायरेक्शनल होते हैं। यूनि डायरेक्शनल से मुराद सिंगल वे कम्युनिकेशन जो करते हो, यूनि डाय यानी ये हमारे पास अप टू डाउन जा सकते हैं। यानी डेटा जो है ना हमारे पास किस तरह फ्लो करेगा, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड के ऊपर जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चाइल्ड अपने पेरेंट को चीजें नहीं दे सकता, जबकि पेरेंट अपने बच्चों को विरासत यानी अपने बच्चों को डेटा प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपको मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, तो हमें जिस तरीके पे अपने पेरेंट्स से विरासत मिलती है, जायदाद मिलती है, तो हमें हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं ना। हमारी ऊपर जो बेड़ी है यानी हमारी ऊपर जो नस्ल है हमें वो प्रोवाइड करती है। ऐसा तो नहीं ना कि मैं उठ के अपने बाप के नाम जायदाद करने लग जाऊं। अच्छी बात है, अगर हमारे पास होगी तो हम नाम कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं ना कि मैं डायरेक्टली हुकूमत मेरे पे, हुकूमत क्या चीज मेरे पे फर्ज करी कि तुमने अपनी जायदाद बाप के नाम पे करनी है, नहीं कर दी। जबकि वालिदैन के ऊपर फर्ज होता है कि यार अगर उनकी विरासत है तो आगे बच्चों को लाजमी मिलनी है। तो सेम चीज हमारे पास यहाँ भी है कि बाप का काम यानी जो बाप से मुराद जो पेरेंट है उसका काम लाजमी वो आगे डेटा देगा, जबकि चाइल्ड के ऊपर ये चीज नहीं है। चाइल्ड ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वो डेटा सिर्फ लेगा, रिसीव करेगा और उसे इस्तेमाल करेगा। वो बदले में फादर को यानी अपने पेरेंट को डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये बेसिकली वो यूनि डायरेक्शन यानी वन वे हमारे पास कम्युनिकेशन है। कुछ लैंग्वेजेस में टू वे भी होती है, पेरेंट टू चाइल्ड भी कम्युनिकेशन है और चाइल्ड टू पेरेंट भी है। हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस में होता है जैसे कि एंगुलर है, लेकिन ये हमारे पास रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस में हमारे पास ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे पास प्रॉप्स का रूल आ गया। उसके बाद प्रॉप्स हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इम्यूटेबल। इसको मीनिंग पता है इसका, इम्यूटेबल से मुराद अनचेंजेबल, यानी म्यूट से मुराद जिसको चुप करा दिया जाता है। तो इम से मुराद क्या, यहाँ हमारे पास चीज चेंजेबल नहीं है। ये प्रॉप्स हमारे पास इम्यूटेबल है। पेरेंट ने हमारे पास जो डेटा सेंड किया है हमेशा वही रहेगा। वो डेटा आप अपने एंड से कभी चेंज ही नहीं कर सकते हो। आपका काम क्या है, डेटा बेसिकली डेटा क्या है हमारे पास, डेटा हमारे पास क्या सिर्फ रीड ऑनली है। डेटा को और रीड करो और उसको डिस्प्ले कर लो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। दो बातें हो गई हैं, डेटा क्या होगा यूनिडायरेक्शनल होगा और दूसरा हमारे पास रीड ऑनली है कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो डिस्कशन यहाँ पे हुई। तीसरा क्या, आप कितनी चीजें सेंड कर सकते हो, दो। एक हमारे पास स्ट्रिंग और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ आता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसमें इतना ही है। तो क्लियर है यहाँ तक, प्रॉप्स आ गए हैं, यूनिडायरेक्शनल में ये चीजें हुई हैं और कुछ नहीं। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक। तो ये हमारे पास सारी की सारी बातें हैं आज की। आज से मुराद ये हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा है ये हमारे प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है कि प्रॉप्स हमारे पास क्या होते हैं। बेसिक मकसद समझ आया प्रॉप्स का। आगे हम लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बस आपका मकसद समझेगा इसका मकसद क्या। हमारे पास डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करवाना, लेकिन कुछ रूल्स के साथ। सही है। नमाज किस टाइम होती है, 49 पे हो गई है। चलो ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करो जो मैंने प्रॉप यहाँ पे बनाया है। अच्छा, मैं प्रॉप दूसरे में भी सेंड करूंगा सेम वाला। या चलो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा करा देता हूँ। देखो मुझे फिलहाल इस प्रॉप का कोई फायदा नहीं है कि मैं डेटा यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी कस्टमरली लिख रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं वेरिएबल बना लूँ।
कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू ये हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने नाम ऊपर कर लिया क्योंकि देखो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ा था, सेम चीज कॉपी करके इसमें भी डालनी पड़ी थी, सेम चीज इसमें भी डालनी पड़ी थी और सेम चीज इसमें भी। अगर कल को लेट से नाम चेंज होता है स्ट्रिंग के अंदर तो मुझे दोबारा हर जगह पे चेंज करना पड़ता ना। अभी करंटली केस है, मुझे यहाँ पे भी नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि स्ट्रिंग है ना। इसलिए मैंने बेहतरीन काम किया कि ऊपर मैंने एक वेरिएबल बना के उसमें स्ट्रिंग सेव कर लिया है। और यहाँ पे मैं इस तरीके पे पास करने के बजाय बेसिकली अपना वेरिएबल आगे भेजूंगा। तो मैंने आपसे भी एक बात बोली कि कितनी चीजें सेंड हो सकती हैं, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल आगे सेंड नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे इसका एक रूल ये है कि आप क्या करो, आप बेसिकली ऐसा करो कि आप एक ऑब्जेक्ट की करली ब्रेसेस खोलो और उसके अंदर आप अपना वेरिएबल लिख के भेजोगे। आप इस तरीके पे काम करोगे। स्ट्रिंग्स जो है वो तो ओपनली सेंड होगी, स्ट्रिंग तो हमारे पास ऐसे डायरेक्टली सेंड हो जाएगी, लेकिन स्ट्रिंग के अलावा जो कुछ भी होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस यानी ऑब्जेक्ट में लिख के यहाँ पे ऐसे देन भेजना पड़ेगा। अगर आप कहें ना कि यार ये क्यों, तो बस इनका रूल है। अगर आपका नंबर और लेट से मैं कहूँ एज का, मैं यहाँ पे एज बोल देता हूँ, लेट से 70 में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे 70 लिखा है, वो गलत चीज़ तो नहीं लिखी ना, लेकिन हमारे पास देखें यहाँ पे एरर आ गई कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, ये 70 नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्ट्रिंग अलाउड है। स्ट्रिंग में 70 लिख के भेजो तो आप मसला नहीं है, लेकिन ओपनली नंबर नहीं भेज सकता। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस में रैप करके भेजना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अगर बुलियन भेजा तो मैं बुलियन भी भेजूंगा, लेकिन किस तरह? अगर मैं ऐसे कर लूँ अगेन एरर, तो किस में रैप करूंगा, करली ब्रेसेस में रैप करना लाजमी है। इसके अलावा मैं बीच में ये भी कर सकता हूँ, हॉबीज इज इक्वल टू लिखा करली ब्रेसेस और बीच में मैंने डाल दिए एरेज। मैंने एक हॉबीज प्रोवाइड किया तो एरे होगी ना, तो मैंने यहाँ पे एक एरे बना रही है रीडिंग, सब कुछ इनसाइड ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट भेजना तो भी इनसाइड ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा। मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे उसको भेज दिया, ये भी भेज दिया। कितने प्रॉप सेंड कर लिए, स्ट्रिंग भी भेज दिया, नंबर भी भेज दिया, बुलियन भी भेज दिया और एरे भी भेज दिए, लेकिन किस फॉर्मेट में भेजी है, ऑब्जेक्ट के। अगला आता है हमारे पास लेट्स से ऑब्जेक्ट कार इन्फो लिख के भेजते हैं इज इक्वल टू दिस। अब हमारे पास आएगा नेम कॉलन, लेट्स से मैंने ले ये ऑब्जेक्ट भेजने के लिए भी मुझे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली भेजूँ तो मेरे पास चांस है कि एरर आ जाए। देखो अब हमारे पास एरर आ गया है। तो ऑब्जेक्ट भेजने के लिए भी आपको करली ब्रेसेस बीच में डालना है लाजमी, यानी बिना करली ब्रेसेस के आप आगे डेटा सेंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा जाता है, ये हम लोग अभी देखेंगे कि यार डेटा किस तरह हैंडल करना है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। अच्छा हमारे पास वो मैंने प्रॉप्स वहाँ पे रिसीव किए हुए ना, कंसोल लॉग में मैंने प्रॉप्स रिसीव किए ना। अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊं जितना डेटा भेजा सारा का सारा मिला है कि नहीं, तो जी सारा कुछ हमें यहाँ पे मिला हुआ है। क्या क्या आया है, माई नेम आई है, एज आई है, अलाइव आया है, हॉबीज आई है जो कि एक एरे है। तो हमारे पास सारा कुछ है, जो डेटा जितना भेजा था सारा का सारा है बिना किसी इशू के। लेकिन किस फॉर्मेट में भेजे, तरीका आपका ये है। और इस सारे तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, हमने क्या भेजे हैं, प्रॉप्स भेजे हैं। क्लियर है प्रॉप्स का, ये हमारे पास प्रॉप्स का फ्लो है। आगे हम लोग इसको समझेंगे कि हमारे पास सब कुछ होता कैसे है। हाँ हाँ, आप ऊपर ओपनली भी बना सकते, कोई मसला नहीं है। बस मैंने कोड जितना भी ना मैंने पूरा का पूरा एक फंक्शन के अंदर ही किया है। आप वो वाले बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये फादर नेम भी सेंड कर लेता हूँ। अच्छा ये चीज़ें बिल्कुल सेम हो सकती हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास जिस तरह सेम है, की भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, दोनों के दोनों सेम है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये अकेला ये नहीं हो सकता कि मैं अपने वेरिएबल को डायरेक्टली लिख लूँ, ये मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पास एक की एक्सपेक्ट लाजमी कर देगा, कहता है मुझे की लाजमी चाहिए, भले की और वैल्यू दोनों के दोनों सेम हो, यानी हमारे पास वेरिएबल का नाम भी सेम है और जो आपने ये डिक्लेयर किया दोनों के दोनों सेम हो, लेकिन क्या तब भी होना तो चाहिए लाजमी। यानी आप डायरेक्टली फादर नेम जो मैं लिखा है डायरेक्टली मैं नहीं भेज सकता, डायरेक्टली ये वेरिएबल सेंड नहीं होगा। इसको सेंड करने के लिए मुझे इससे पहले एक कुछ बनाना होगा, बेसिकली एक यूनिकनेस देनी पड़ेगी,
और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल डाल के फिर ही उसको सेंड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके पे, तब ये काम कर जाएगा। इसके अलावा ये हमारे पास काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ना समझना कि अगर मैं डायरेक्टली वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दूंगा तो डेटा सेंड हो जाएगा, यानी मैं डायरेक्टली ये काम कर दूं, मैं डायरेक्टली ये कर लूँ तो डेटा सेंड हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर देखते हैं हमें यहाँ पे फादर नेम में क्या मिला है, ट्रू, के ऊपर वेरिएबल पड़ा हुआ था, वेरिएबल एग्जिस्ट करता तो उसने यहाँ पे ट्रू भेज, लेकिन वैल्यू नहीं सेंड की। तो ये हमारे पास बेसिकली रूल है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आगे वैल्यू असाइन करना लाजमी है, भले दोनों की दोनों चीजें सेम नाम की हो। यानी ये भी हमारे पास फादर नेम है इज इक्वल टू फादर नेम हो, बिल्कुल सेम हो, लेकिन फिर भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, अब जाके देखो तो हमारे पास डेटा सिंपली आ गया। क्लियर है, तो ये प्रॉप्स का कुछ रूल्स है, प्रॉप्स के तरीके का, आपने इस तरीके पे काम करना है। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ आइए। नमाज पढ़ के आओ पहले, खैर खैर कर लेंगे। अच्छा अब अच्छा मेरी बात यहाँ पे आप लोग मेरी बात सुने, हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब प्रॉप्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इनका मकसद क्या था। यार आप मुझे एक बात बताओ, आप एक फेसबुक के यूजर हो, ठीक है, आपके सामने एक फेसबुक की प्रोफाइल पेज आता है ना, इस तरीके का आपका एक प्रोफाइल पेज बना हुआ है, यहाँ पे आपकी इमेज है, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आपकी पोस्ट वगैरह सब कुछ आ रही है। ये हमारे पास बेसिकली आपके फेसबुक का पूरा पूरा पेज हम लगाते हैं कि फेसबुक का पेज है। इसके पीछे आपकी बायो वगैरह लिखी है, फोटोज रील्स, नीचे आपकी पोस्ट वगैरह शेयर हो रही है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये चीज फेसबुक ने हर बंदे के लिए खुद बनाई हुई है? नहीं बनाई हुई ना। फेसबुक ने क्या किया हुआ है, एक डिजाइन पीछे बना के रखा हुआ है हमारे पास, और हर बारी उस डिजाइन में से डेटा पास कराते हैं, लेकिन कैसे पास कराते हैं, बाय यूजिंग प्रॉप्स। हम लोगों ने आगे जाके अपना टॉपिक देखेंगे तो उसमें हमें समझ पड़ जाएगी, अच्छा यहाँ पे ऐसा भी होता है। तो प्रॉप्स का बेसिक मकसद क्या है कि यार आप कंपोनेंट्स को डेटा प्रोवाइड करें, आपने डेटा फेच किया, आप कंपोनेंट्स को डेटा दें ताकि वो री रेंडर होते हैं ना, बेसिकली आप पहले काम करते रहे। इनका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हमारे पास अभी ये प्रॉप्स काफी ज्यादा इस्तेमाल होंगे तो हमें इसका टॉपिक थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने लगे थे, हम लोग प्रॉप्स के बारे में देख रहे थे, तो मैं इधर डॉक्यूमेंटेशन देख रहा, डॉक्यूमेंटेशन में मुझे यहाँ पे देखे काफी अच्छी एग्जांपल्स मिली हैं। ये देखिए आप, देखो अब इन्होंने क्या किया हुआ है, पीछे इन्होंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास इसमें बेसिकली डिजाइन ये बना है कि एक बॉर्डर होगा, अगले का नाम होगा, प्रोफाइल पिक्चर होगी, इसकी प्रोफेशनलिज्म यानी अगले की इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने पीछे डिजाइन बना के रखा है। और फिर क्या कर रहे हैं, उसको बार बार प्रिंट करा रहे हैं, बेसिकली डिफरेंट प्रॉप के साथ प्रिंट करा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको नजर आए, ये क्या, ये पीछे पूरा का पूरा डिजाइन बना हुआ है। और यहाँ पे आते हैं, इन्होंने गैलरी का कंपोनेंट बनाया हुआ है, सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, ये डेटा इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन ये क्या, इन्होंने आपको क्या लगता है खुद ही बनाया होगा, इन्होंने खुद ही बनाया हुआ सारा कुछ। ये देखो ये जो है इसका, ये देखो ये जो है इन्होंने एक डिजाइन बना के रखा हुआ है और बार बार उस कंपोनेंट को डिफरेंट प्रॉप के साथ प्रिंट कराते जा रहे हैं। आगे हम लोग भी देखेंगे रेंडरिंग का लिस्ट वाला जो टॉपिक है ना हमारा, रेंडरिंग का लिस्ट, उसमें चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बजाहिर प्रॉप्स का मकसद यही है कि आप किस तरह एक कंपोनेंट को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यार हर एक कंपोनेंट डेटा खुद फेच ना करे, बल्कि उसका पेरेंट फेच करके उसको डेटा प्रोवाइड करे, ताकि हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट जो है वो शो होते रहे। बेसिकली आप समझे कि ये फंक्शन को डेटा देने के इक्वल है, कि फंक्शन को यानी बेसिक कंपोनेंट को डेटा कैसे दिया जाएगा, तो हमारे पास ऐसे ही दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन में एग्जांपल दिया, अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं, पार्सिंग ऑफ प्रॉप्स देखते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट यूज प्रॉप्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सही बात है, रिएक्ट कंपोनेंट आप इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रॉप्स यानी डेटा को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए, आप इसमें डिस्कशन करने के लिए। एवरी पेरेंट कंपोनेंट कैन पास सम इंफॉर्मेशन टू चाइल्ड कंपोनेंट्स बाय गिविंग देम प्रॉप्स। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर पेरेंट जो है, पेरेंट कंपोनेंट जो है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है, किसको, अपने चाइल्ड कंपोनेंट को। तो हमारे केस में इस केस में देखिए पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है और चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है, ये मेरा कोड है। इसमें पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है और चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है, पेरेंट कौन सा है, होम हमारा पेरेंट कंपोनेंट आ गया, ग्रीटिंग हमारा क्या है, क्योंकि ये किसके अंदर रेंडर हुआ है, ये किसके अंदर कॉल हुआ है, होम के अंदर हुआ है ना, तो इनका पेरेंट कौन हो गया, होम का, होम हो गए इनका पेरेंट। और होम के बच्चे कौन हो गए हैं, ये सारे के सारे होम के चाइल्ड हैं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि यार जो पेरेंट कंपोनेंट होता है ना, वो अपने किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट को कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करता है, किसकी मदद से, प्रॉप्स की मदद से। कहते हैं प्रॉप्स माइंड रिमाइंड यू ऑफ एचटीएमएल एट्रीब्यूट,
सही बात है ना, हमारे पास एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स ऐसे नहीं होते थे, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल और आगे वैल्यू असाइन करते थे। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें प्रॉप जो है ना एचटीएमएल के एट्रीब्यूट की याद दिला देंगे, तो हमने कर लिए। कहते हैं बट यू कैन पास एनी जावास्क्रिप्ट वैल्यू थ्रू देम। तो देखिए हमने ये बात अभी की है ना, कहते हैं कि यार एचटीएमएल एट्रीब्यूट की तरीके पे याद आएगा, लेकिन तुम इनके अंदर एचटीएमएल की कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, यानी तुमने ऑब्जेक्ट्स भेजी, तुमने एरेज भेजी, तुमने फंक्शंस भेजे, तुम कुछ भी भेजना चाहो ना तुम इसमें भेज सकते हो इन प्रॉप्स में, क्योंकि हमारे पास वाहिद अकलौता यही तरीका है पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन का। यहाँ पे उन्होंने लेकर समझाया हुआ है कि यार हमारे पास क्या है, एक अभी फिलहाल हमारे पास प्रॉप्स नहीं है, ये एक एवाटार नाम का इनका एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, इमेज को डिस्प्ले कराता है, और एक प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट जो कि इमेज को कॉल कराता है। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट ये और चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास ये बना हुआ है, उन्होंने पेरेंट के अंदर चाइल्ड को सिंपली कॉल आउट किया हुआ है। सही है, इन्होंने यहाँ पे पेरेंट टू एक पेरेंट बनाया हुआ है, ये हमारे पास प्रोफाइल पेरेंट है, दूसरा हमारे पास एवाटार जो है चाइल्ड है। अब मसला क्या है, कहते हैं द प्रॉप्स यू कैन पास टू एन इमेज आर टैग आर प्री डिफाइंड रिएक्ट डॉम अच्छा confirms to the estimation but you can pass any non-component such as। अच्छा कह रहे हैं ना जो इमेज का एलिमेंट है ना, इसके ना जो हम लोग ये क्या क्या लिख रहे हैं, जो हमारे पास HIMG का टैग है, इसमें जो हमने क्लास लिखी है, SRC लिखे, R लिखा है, ये तो हमें बाय डिफॉल्ट वही फॉलो करने पड़ेंगे जो HTML ने बना के रखे हुए। HTML ने हमें एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए ना, लेकिन कहते हैं कि जब तुम अपना कोई कंपोनेंट बनाओगे तो तुम उसमें अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट बना सकते हो। बेसिकली तुम अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट किसकी मदद से बनाओगे, प्रॉप्स की मदद से। यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है passing props to a component in this code of the profile level passing any आगे स्टेप वन पास प्रॉप्स टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, हमारे पास एवाटार नाम का जो कंपोनेंट था उसको क्या दिया, कुछ प्रॉप्स पर्सन की, यानी एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड की जिसमें हमारे पास पर्सन का नाम है और पर्सन की इमेज है, बेसिकली इमेज आईडी है, और उसके बाद उसकी इमेज का साइज बताया हुआ है। अगर मैं आपको एवाटार बताऊं तो एवाटार में इन्होंने पर्सन और साइज को रिसीव किया, थोड़ा डिफरेंट तरीके भी किया, अभी हम लोग भी करेंगे, और एट दी एंड उस सारे कोड को मिला के उन्होंने देखे ये काम किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है देखें, एवाटार नाम का कंपोनेंट क्या कर रहा था, ये एवाटार का कंपोनेंट है, उसमें इतना कोड लिखा है जो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ इमेज को डिस्प्ले करा रहा है। इन्होंने क्या किया, एवाटार को एक दफा कॉल करी है एक इमेज के साथ, दूसरी दफा कॉल कराई है दूसरी इमेज के साथ, और तीसरी दफा तीसरी इमेज के साथ, यानी एक कंपोनेंट को डिफरेंट डेटा के साथ कॉल कराया, तो उसने क्या किया, तीनों दफा रिजल्ट दिया। तो प्रॉप्स का असल मकसद ये है कि तुम एक कंपोनेंट को डिफरेंट डेटा के साथ कॉल करो और देन उसको प्रिंट करा के उसका आउटपुट देख सको। सही है, प्रॉप्स का असल मकसद हमें समझ आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें वगैरह लिखी हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रॉप्स रिसीव करो डेटा निकालने के लिए प्रॉप्स डॉट लेट से हमारे पास क्या था, इन्होंने यहाँ से कौन से प्रॉप्स प्रोवाइड किए हैं, पर्सन और नेम हमारे पास है, तो हमने लिखा है प्रॉप्स डॉट पर्सन, प्रॉप्स डॉट हमारे पास साइज है, हमने दो डेटा भेजा तो हमारे पास दो डेटा आ गए हैं, ये सारा कुछ हमारे पास बीच में आ गया। अच्छा, इस प्रॉप्स की डिफॉल्ट वैल्यू भी हो सकती है जो कि अभी हम देखेंगे, लेकिन तकरीबन इतना जो काम है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये आपको देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप लॉजिक को समझो कि एक पेरेंट अपने चाइल्ड को डेटा प्रोवाइड कर रहा है, और डेटा प्रोवाइड करने का जो रास्ता है उसका नाम हमने सिंपली प्रॉप्स रख दिए, और कुछ भी नहीं है। प्रॉप्स से मुराद प्रॉपर्टीज का कोई और नाम नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए कह सकते हो कि यार चाइल्ड पेरेंट ने चाइल्ड को, यानी पेरेंट कंपोनेंट ने अपने चाइल्ड कंपोनेंट को क्या दिए, डेटा दिए। सही है, समझ आ गई यहाँ तक। अब अगली बारी आती है इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का कि हमारे पास परफेक्टली कैसे काम करेगा। तो अच्छा, हमने क्या चीज देखी, हमारे पास जो सारा सही था, यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने प्रॉप्स डॉट यहाँ से डेटा प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे आके जो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट था, ग्रीटिंग्स के कंपोनेंट में आके मैंने प्रॉप्स डॉट माई नेम प्रॉप्स डॉट माई एज की मदद से डेटा निकाल लिए। सही है यहाँ तक। लेकिन एक मुझे बात बताओ कि यार ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है ना, कि प्रॉप्स डॉट माई नेम प्रॉप्स डॉट फादर नेम प्रॉप्स डॉट एज, यानी इस तरीके हम लोग प्रॉप्स कवर्ड हर दफा बार बार क्यों लिख रहे हैं। हमें पता है ना कि यार जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या नाम है, बेसिकली जो डेटा सेंड हुआ है वो किस में सेंड हुआ है, एक ऑब्जेक्ट में सेंड हुआ है, यानी यहाँ से जो डेटा गया वो किस में गया, सारा का सारा डेटा एक ऑब्जेक्ट में गया, और उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, प्रॉप्स। रिएक्ट ने उस ऑब्जेक्ट का एक वैल्यू का रखी हुई है प्रॉप्स के नाम से, तो हमें पता है कि डेटा हमेशा प्रॉप्स मिलेगा, लेकिन बार बार प्रॉप्स लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए मैं आसान तरीका ये बताता हूँ कि आपने जिस नाम से भेजे ना उसी नाम से आप डायरेक्टली यहाँ पे रिसीव भी कर सकते हो। अब वो कैसे, कि आपको करना है कि मैं इस वाले को रहने दूंगा और इसको मैं कमेंट करके अगला सेम इसी नाम से बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके पास पुराना कोड भी रहे। तो मेरे पास प्रॉप्स है, मैं अब यहाँ पे प्रॉप्स नहीं एंटर करूंगा, मैंने यहाँ पे भी प्रॉप्स हटा दिए। एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको भी हटा दिए और इसको भी हटा दिए। मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे इसका जो पैरामीटर्स के पैरामीटर वाला एरिया है, ये जो फंक्शन का एरिया है, ग्रेटिंग को मैंने डेटा प्रोवाइड किया हुआ है ना, इसके अंदर आके मैं सिंपली लिख दूंगा करली ब्रेसेस।
मैं सिंपली करली ब्रेसेस डाल दूंगा। अब करली ब्रेसेस के बाद आपको प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो प्रॉप्स का कीवर्ड था अब वो आप नहीं लिखोगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आपने क्या सेंड किया, माई नेम और फादर नेम, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे माई नेम कॉमा फादर नेम। बस अब आपको क्या लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉप्स लिखने, क्योंकि ये आप इस चीज को जो कहते हैं ना बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, क्या स्पेलिंग होती है, डिस्ट्रक्शन। हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चराइज से क्या मुराद है, तोड़ना। हमने ऑब्जेक्ट को तोड़ के उसमें से डायरेक्टली डेटा यहाँ पे निकाल लिए। अब पहले हमने क्या किया था, प्रॉप्स रिसीव किया, देन प्रॉप्स डॉट माय नेम, प्रॉप्स डॉट माय एज। अब हमने डायरेक्टली माय नेम एंड फादर नेम, लेकिन माय नेम और फादर नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए किसके, यहाँ वाले के। जिस नाम से भेजे एग्जैक्टली वही की होनी चाहिए, की में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं करूँ ना हेलो, अब मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट के बजाय डायरेक्टली माय नेम और फादर नेम के आगे फादर नेम इज डायरेक्टली फादर नेम। सेव किया, आते हैं किधर है, किधर है, ये कोई रिजल्ट पड़ा है, हेलो मुगीज एंड माय फादर नेम इज जावेद। एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो गई है। तो आपने अगर डिस्ट्रक्चराइज करना है, बेसिकली ऑब्जेक्ट को तोड़ना है, तो आप ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके पे तोड़ सकते हो। करली ब्रेसेस से ये मुराद है, ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये चीज समझाई हुई है कि यार जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा मिलता है, प्रॉप्स का मिलता है ना। कहता है यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसमें से तुम मुझे ये चीजें निकाल दो, कौन सी, माई नेम निकाल दो और फादर नेम निकाल दो। तो अब हम लोग डायरेक्टली उन वैल्यूज को रिसीव करें, ना कि प्रॉप्स के कीवर्ड को। सही है, अब इस तरीके में इनको काम कर सकते हैं। अब हमारे पास यही आएगा। क्लियर है कि हमारे पास पहले से थोड़ा सा आसान हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको थोड़ा और भी क्लियर होता रहेगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास कैसे काम करेगा। अभी तक तो हमारे पास ऐसे आ रहे हैं ना, अब मैं इसको थोड़ा सा थोड़ी बहुत कोडिंग करते हैं। हमारे पास एक आएगा डिफ, मैं लिखूंगा डिफ। सबसे पहले मैं अगले की इमेज बनाऊंगा, आई एम जी। फिलहाल मैं कुछ लिख रहा, फिर उस लिखे का नेम बनाऊंगा। सॉरी, हम लोग डालेंगे यहाँ पे एक H1, इसमें उसका नेम आएगा। और तीसरा हम लोग यहाँ पे डालेंगे एक क्या डालें, जॉब टाइटल डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं, लेकिन ये ऐसे तो नहीं आएगा, इसको मैं प्रॉपर डिज़ाइन करूंगा। तो मैं डिज़ाइन के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, स्टाइल इज इक्वल्स टू, इसका जो हमारे पास बॉर्डर होना है, इसको मैं बॉर्डर देने के बजाय दूंगा बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो याद है ना, उसको थोड़ा सा उभरा हुआ देती, तो मैं बॉक्स शेडो दूंगा, बॉक्स शेडो 10 पिक्सल, बल्कि बहुत ज़्यादा होगी, 4 पिक्सल एक्स साइड से, 4 पिक्सल डाउनवर्ड्स, एंड उसके बाद 10 पिक्सल जो होगी वो ब्लर होगी, और कलर उसका दूंगा मैं ब्लैक। सही है, अब ये हमारे पास ऐसा आ गया। अगली बारी इमेज की है, तो इमेज को मैं स्टाइल दूंगा फिलहाल के लिए, हाइट दूंगा इसको मैं क्या हाइट दें, 150 पिक्सल दे देंगे। विथ दे देंगे इसको हम लोग 150 दे देंगे, 150 पिक्सल दे देंगे। और इसको मैं दूंगा पूरा का पूरा राउंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, बॉर्डर रेडियस, और वैल्यू क्या आएगी, बॉर्डर रेडियस फुल लिख देंगे इसके आगे। पर ये तो फुल उसके पास है, 100% कर देंगे, हमें कंप्लीट चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे पास बॉक्स बना है इसको भी मैं थोड़ा सा राउंड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं करूँगा बॉर्डर रेडियस, जो हमारे पास वो कार्ड क्या बना है, चलेंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल मेरे पास काफ़ी रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरे पास एक डिज़ाइन बन गया। अब H1 है, मैं H1 को भी फिलहाल डेटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैं सिर्फ डिज़ाइन बना रहा हूँ। स्टाइल लिखूंगा फंड फैमिली लिखूंगा, इस दफ़ा मैं दे दूंगा बीच में कौन सी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चलो मोनोस्पेस इस्तेमाल कर लेंगे। और जो हमारे पास इसको ज़रा मोटा करना है, तो मोटे के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉन्ट वेट डाल देंगे। ये दूंगा इसको मैं 900 कर लूँगा, बेसिकली बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड। और इसके बाद क्या करेंगे, हाँ कलर डाल देंगे, कलर इसको हम लोग दे देंगे लेट्स से ग्रे। ये भी हो गया। और अब इसको मैं दूंगा फॉन्ट साइज भी देंगे, बेसिकली फॉन्ट साइज रहेगा, फॉन्ट साइज दे दूंगा इसको मैं 13 पिक्सल। CSS लिख दिया, यहाँ पे भी इसका डिज़ाइन भी बना लिया, इसका भी बना लिया।
आखिरी कौन बचे मेरे पास, पैराग्राफ। जो मैं काम करो बस इस काम को देखते जो समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लास बनाएंगे, सॉरी क्या बनाएंगे, स्टाइल। इसका मैं फॉन्ट साइज दूंगा 8 पिक्सल, और इसको मैं दूंगा फॉन्ट फैमिली, दूंगा इसको मैं मोनो स्पेस ही दे दूंगा। और हमने क्या दिया ऊपर, फॉन्ट वेट दे दूंगा इसको मैं कौन सी है, फॉन्ट वेट ही है ना, मैं देख लाइटर कर लेंगे, ज़रा कमज़ोर कर देंगे। और आखिर में कलर दे देंगे हमने उसको ग्रे। सही है। ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन में हमारे पास क्या है, एक इमेज है, एक H1 आएगा और एक हमारे पास वो आएगा। ये बाकी जितना भी डेटा है इस सारे को मैं फिलहाल के लिए बंद करूँ ताकि आपको प्रॉप्स का असल मकसद समझा सकूँ कि प्रॉप्स हमारे पास असल में कैसे काम करते हैं। पूरे को मैं बंद कर लूँगा, ये पूरा का पूरा कोड आपके पास अवेलेबल रहेगा। इनको भी मैं बंद कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ CSS वगैरह यहाँ से, डिज़ाइनिंग वगैरह यहाँ से आ रही है, इसको मैं बंद कर दूंगा। अब हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है उसको कॉल करूंगा तो उसको क्या क्या चाहिए, एक इमेज, एक हेडिंग बेसिकली नाम, और एक उसका जॉब टाइटल बेसिकली पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे उसको प्रोवाइड, डिजाइनिंग कहाँ से आ रही है, यहाँ से। स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, सही है। अब इसके ऊपर में कुछ इमेजेस वगैरह के लिंक भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे ना मुझे, इमेजेस। सही, इमेज आ गई है। कॉपी इमेज एड्रेस कर लूंगा यहाँ से। नेट नहीं चल रहा। सही, इमेज हमारे पास आ गई है। मैं अपना नेट कनेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे और भी इमेजेस चाहिए। इमेजेस का मेरे पास ये लिंक है। अब करना क्या है, अब मुझे इस कंपोनेंट को डेटा प्रोवाइड करना है। तो कंपोनेंट का क्या नाम है मेरा, ग्रीटिंग नाम है ना, नाम मैं चेंज फिलहाल नहीं कर रहा। इस कंपोनेंट को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एक इमेज का यूआरएल। तो मैंने लिखा इमेज इज इक्वल्स टू, मैंने यूआरएल कॉपी किया हुआ है, ये आ गया। उसके बाद इसे क्या चाहिए है, नाम चाहिए ना। तो मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल्स टू, इस बंदे का जो नाम है वो हमारे पास है, लेट से लड़की है तो उसका नाम रख लेंगे हम लोग सारा। और आखिरी क्या था उसका जॉब टाइटल, तो मैं उसको जॉब के लिए कर लूँगा इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे इसको, डेवलपर है। सही है, मैंने ये डेटा इसको प्रोवाइड कर लिया। क्या क्या प्रोवाइड किया, इमेज, नेम और जॉब। कितने प्रॉब्स भेजे हैं, 3। तो रिसीव करने का क्या तरीका होगा, यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, इमेज। अच्छा, सीक्वेंस का मसला नहीं है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इस केस में नाम है। आपका नाम जिस नाम से भेजा उसी नाम से रिसीव करना है। इमेज के बाद क्या था, नेम, उसके बाद जॉब। एग्जैक्टली आपने वही नाम बार बार चेक करना है, इमेज नेम जॉब, इमेज नेम जॉब। अपर केस लोअर केस में मसला होगा। तो जो इमेज का यूआरएल है वो मैं कहाँ पे दूंगा, इसके अंदर SRC बनाऊंगा। SRC इज इक्वल्स टू, इमेज के मेरे पास यूआरएल आ रहा है ना, वहां से लिंक है, तो SRC इज इक्वल्स टू, अब स्ट्रिंग के बजाय करली ब्रेसेस डाल के बीच में डाल दूंगा इमेज। बस, जो इमेज का यूआरएल है वो किसको लग जाएगा, इसको। आके देखते हैं, लग गया ना। ठीक है, अगला क्या करना है, हमने क्या दिया है, नेम। तो यहाँ पे HTML के अंदर हम लोग जावा से कैसे लिखते हैं, करली ब्रेसेस डालें, नेम आ गया। और आखिरी हमारे पास क्या है, देखो नाम आ गया, हमारे पास जॉब आ गया, जॉब। अच्छा, ऐसे है, जरा इसको मैं सही करूंगा, मेरे ख्याल में इमेज मैंने बहुत बड़ी दे दी है, 100 पिक्सल, 50 पिक्सल। ठीक है, इसको ज़रा छोटा करते हैं। पैडिंग शेडिंग भी मैंने नहीं दी हुई है, किधर है पैडिंग, देंगे इसको ज़रा डिज़ाइन सही करते हैं। पैडिंग देंगे कितनी, एक 10 पिक्सल ही काफ़ी रहेगी। इसके अलावा इसको मैं दूंगा क्या, वेट, सॉरी विद, इसकी विद देखे भी बहुत बड़ी है, इसके लिए मैं विद लिखूंगा, विद कर लो इसकी तकरीबन
50 नहीं, 50% बहुत ज़्यादा होगा। 100 पिक्सल काफ़ी है मेरे हिसाब से। कार्ड बन गया ना हमारे पास, एक अच्छा नहीं बना लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ बन गया। ठीक है यहाँ तक। अब ये डिज़ाइन मुझे हर किसी के लिए कॉपी करना है, तो मैंने क्या किया है, ये डिज़ाइन अगर लेट्स से मैं कहूँ यार मैंने इसके लिए बनाना है, इसके लिए बनाना है, नॉर्मली मुझे इसके सामान के लिए दोबारा लिखना पड़ता, पूरा का पूरा कंपोनेंट दोबारा बनाना पड़ता, इसके लिए अलग बनाना पड़ता, इसके लिए अलग बनाना पड़ता। हमें इस केस में क्या फायदा हुआ है, ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया ना, जिसको आप डेटा दो या फिर डेटा के ऊपर काम करने लग जाएगा। तो ये हमारे प्रॉप्स का असल फायदा है। यहाँ पे आते हैं, मैं दोबारा किसको कॉल करूंगा, ग्रीटिंग के कंपोनेंट को, क्योंकि मेरे लिए प्रिंट करा रहे हैं ना। ग्रीटिंग के कंपोनेंट को मुझे क्या कह देना है, इमेज देनी है। इमेज के बाद क्या दूंगा, फिलहाल मैं देता हूँ इसे इमेज दूंगा, इमेज के बाद दूंगा नेम। इस दफा इसका नाम हमारे पास होगा एंडी। अगला हमारा आ जाएगा इसका जॉब। तो ये बंदा जो है हमारे पास एडमिन है। सही है, इसके लिए भी इमेज देखते हैं। देखो कार्ड बन गया क्या ना, उसी बंदे के लिए। अच्छा ये बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका खैर मैं हल निकालता हूँ, हम एक साथ जुड़े हुए हैं। तो करेंगे करेंगे इसका किधर है, वो करता हूँ सबर। मैं इमेज ढूंढ रहा था यार, इमेज मुझसे ढूंढ रहा था मैं। तो ये एंडी, एंडी किधर है, एंडी बॉय इमेजेस कर लेंगे। यार ये इंडियंस की जो तस्वीरें आती है ना सामने, ये अच्छी है। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज में दे दिया। देखो आके कंपोनेंट तो मैंने एक बनाया है ना, रीयूज हुआ है कि नहीं। अगले के लिए चाहिए होगा, किसको कॉल करूंगा अगेन, ग्रेटिंग के कंपोनेंट को। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ, इस सारे में हेल्प आउट हमारा किसने किया है, प्रॉप से हमारे पास फायदा मंद है। टेम्पलेट बनाए, ऊपर डेटा फ्लो कराया हमने प्रॉप्स की मदद से, जब जरूरत पड़ी है डेटा दिया उसको, उसने हमारे लिए रिजल्ट दे दिया। प्रॉप्स का असल मकसद हमारे पास ये है। क्लियर है अब, असल यूजर समझ पड़ गई नहीं कि बंदा क्या कि हमने डेटा देना क्यों है, तो हमने इस वजह से डेटा देना है। अगर मैं डेटा डायरेक्ट यहीं पे बना लेता तो मुझे इस कंपोनेंट को बार बार नया नया बनाना पड़ता। अगर मैं डेटा डायरेक्ट यहाँ पे डालता, लेट से किधर गया, ये इमेज थी ना, इमेज को मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ इमेज के नाम में डायरेक्टली जो मैंने लिंक कॉपी किया है मैंने वो डाल दिया। नाम में मैं डायरेक्ट डालता हूँ एंडी, तो सारा डाल दिया, और जॉब में डाल दिया मैंने डेवलपर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे कुछ फ़ायदा हुआ इससे, कंपोनेंट ने मुझे कोई फ़ायदा दिया। रियूजिबिलिटी तो मेरे पास नहीं बनी है ना, कंपोनेंट तो था लेकिन क्या नहीं था, रियूजेबल नहीं था मेरे पास। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, प्रॉप्स का असल मकसद क्या है कि आप बनाते हो कंपोनेंट एज अ टेम्पलेट, और जिसके लिए इस्तेमाल करने बस उसका डेटा बीच में जाते डालते रहो, आपके पास आ जाएगा। फेसबुक भी आपके लिए ऐसा ही कर रहा है। अच्छा इनको मैं वो कर लूंगा, ये जो इसका डिव है ना, वो कहता डिव में रैप करता हूँ मैं, फिलहाल मेरा एक काम है। क्योंकि मैं ज़रा सी सी एस एस दे रहा हूँ, सबसे पहले सी एस एस में उसको दूंगा जो ना, वो डिस्प्ले फ्लेक्स होगी, स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या करेगा, इनको एक लाइन मिलेगा। अगला हमारा आ जाएगा गैप, स्पेसिंग के लिए 10 पिक्सल काफ़ी रहेगा। सेट हो गया, काम हमारा चल गया, प्रोफाइल्स बन गई हैं। तो ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो, अब कंपोनेंट रियूजेबल नहीं रहा, लेकिन वहीं भी इस कंपोनेंट का डेटा मैं मैनुअली लिखने के बजाय इसको मैं डिपेंड कर लूँ किसके ऊपर, प्रॉप्स के ऊपर। तो अब लो, कोई तीसरी इमेज का मैंने, तीसरा कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है। अच्छा मैंने कुछ भी नहीं दिया तीसरे वाले में, इमेज दे देंगे। एक और भी मैं कॉपी करूँगा, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो हमारा अगला टॉपिक होगा। रेंडरिंग का लिस्ट, क्या आप मल्टीपल लिस्ट कैसे रेंडर करेंगे, वो अलग टॉपिक है। नेम इज इक्वल्स टू, अभी रिएक्ट ये जो नेक्स्ट जैसे रिएक्ट है हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता मजेदार होती रहेगी, लेकिन अगर आप इसके टॉपिक को समझे, कोड आसान हो गया आपका। एक बात है ना, बंदे के जहन में आता है कि यार प्रोफाइल फेसबुक ने किस तरह बनाया, इंस्टाग्राम ने कैसे बनाया, तो ऐसे बनाया उन्होंने। बिल्कुल।
एक तरीका आपके पास ये ना, इसके अलावा तो कोई भी तरीका नहीं है आपके पास। मेरा फ्लो का जॉब आ गया, जॉब इज इक्वल कर लेंगे ये बंदा हमारे पास। हम्म, अपना पेशा ना बताओ ना इसे, क्या करेंगे इसका नाम, ये जॉब इसका, चलो ये भी हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर है, डिजाइनर। चलो अब अगर आगे देखें, फायदेमंद होगा कि नहीं। कंपोनेंट कितने बने हुए हैं? एक, एक बनाया हुआ ना, ये पीछे कौन प्रिंट कौन हो रहा है? ग्रीटिंग ही प्रिंट हो रहा है ना बार बार, लेकिन क्या हर किसी के लिए डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। तो हमारा असल फायदा ये हो गया। अगर मैं इसमें एक और चीज मजेदार से ऐड कर लूँ, फिर मैं ये कर सकता हूँ कि एक पैराग्राफ भी हमारे पास आ जाए, डिस्क से मुराद डिस्क्रिप्शन। मैं इसके बाद एक पैराग्राफ वगैरह भी कर लूंगा। टेक्स्ट जो है इसका मैं छोटा करूंगा, पैराग्राफ का 6 पिक्सल करूंगा, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे डेस्क। तो जितने भी हैं अब वो हमारे साथ, हमारे पास क्या क्या रिसीव करेंगे, साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। तो मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास डेस्क इज इक्वल टू, एचटीएमएल में हमारे पास एक वर्ड आता था लॉरेम, यार एचटीएमएल में वो है ही नहीं। रिएक्ट है ना, रिएक्ट में सजेशंस नहीं आते ना, एचटीएमएल की फाइल तो नहीं है ना। अगर फाइल के आगे डॉट एचटीएमएल लगा होता तब सजेशंस आते। वन डॉट एचटीएमएल लॉरेम, देखो अब एचटीएमएल जो ही लगाया है तो काम करने लग गया। तो बस मैंने यही करना था, सिर्फ डमी टेक्स्ट कॉपी करना था। आते हैं यहाँ पे, डेस्क इज इक्वल टू, देखो फायदा हो गया कि नहीं हमारे पास। अब इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, डिज़ाइन बस मतलब डिज़ाइन का इशू है, बाकी तो हमारे पास जो मेन काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स ने और प्रॉप्स मिलके हमें इस चीज़ का फायदा दे दिया, ठीक है ना। ये अब समझ आ गई प्रॉप्स का असल मकसद हमारे पास क्या होता है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब क्लियर हुए की बात है, थोड़ा सा हो गया कि नहीं? चलो ठीक है। कोई सवाल है प्रॉप्स का? अब इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, इसको हम लोग आगे और भी डिटेल में लेके जाएंगे, क्योंकि अब ये हमारे थ्रू आउट द कोर्स यानी जितनी हमारी ये रहता है, हर जगह पे अब हमारे पास इस्तेमाल होगा। सही है।